बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा थर्मोरेगुलेशन और बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, जो कि इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस पर था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज़ उसको देखिएगा और सुनिएगा। थर्मोरेगुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज बहुत अच्छे और ट्रिकी और कंसेप्चुअल इस टॉपिक में से बनते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो देखते हैं हम थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इज अ होम्योस्टैटिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स maintain their internal body temperature within a tolerable range regardless of the temperature of the external environment. अब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर। और टॉलरेबल रेंज, अब ये टॉलरेबल रेंज किसी के लिए सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी के लिए ये टॉलरेबल रेंज कई डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वाइड है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में टॉलरेबल रेंज वाइडर है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये टॉलरेबल रेंज जो है ये बहुत ही नैरो है। तो रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जितने भी कोल्ड है और जितना भी हॉट है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल रेंज में रखने को ही थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस इसकी ऐसे है कि वाइटल बॉडी रिएक्शंस जैसे कि एंजाइम एक्टिविटी है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अपनी पीक की एफिशिएंसी शो करते हैं और उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी पीक पर होती है जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन की बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए 37 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं भरपूर तरीके से। फिर अगर टेम्परेचर गिर जाए, कम हो जाए, तो टेम्परेचर के कम होने से आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होती है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होती है विद द ड्रॉप इन टेम्परेचर। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता और एंजाइम सबस्ट्रेट कोलिजन नहीं हो पाता और एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है और तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनमें इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम। तो जब एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर राइज करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से वेल अबव, फॉर एग्जांपल ह्यूमन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तमाम एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए 40 डिग्री तक चला जाए तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम बीइंग प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे और अपना फंक्शन परमानेंटली लूज कर जाएंगे। ये चीज आपने याद रखनी है कि राइज इन टेम्परेचर कैन डीनेचर अ प्रोटीन एंड एंजाइम बीइंग अ प्रोटीन विल लूज देयर फंक्शन परमानेंटली। इसमें ये वाली जो फैक्टर है इसको आपने याद रखना है, फैक्ट जो है इसको याद रखना है कि एंजाइम अपना फंक्शन टेम्परेचर के राइज, एक दफा प्रोटीन डीनेचर हो गई तो फिर उसका फंक्शनल होना पॉसिबल नहीं है। तो एंजाइम की अगर प्रोटीन डीनेचर हो गई, एंजाइम बीइंग प्रोटीन अगर डीनेचर हो गए तो फिर वो दोबारा काम के काबिल नहीं रहेंगे। अब जब टेम्परेचर राइज होता है तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत बढ़ जाती है, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है और एंजाइम की कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट खत्म हो जाती है। तो जब यही चीजें नहीं है तो एंजाइम की एक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो एक दफा एंजाइम का
स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी एक्टिविटी भी साथ ही हमेशा के लिए, वो मॉलिक्यूल खत्म हो गया एंजाइम का, वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना जोर देकर आपको बता रही हूँ। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन पर टेम्परेचर का इफेक्ट। हमने कहा वो फर्स्ट ईयर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। लिपिड के समंदर में प्रोटीन की कश्तियां, अगर लिपिड जो है वो टेम्परेचर हाई होने से बिल्कुल पिघल गया तो क्या सेल मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। हाई टेम्परेचर में लिपिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, लीकी हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाती और वो अपना परमेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है इसका, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है सेल मेम्ब्रेन का, तो वो सेल मेम्ब्रेन नहीं कर पाएगी। लेकिन इसी तरह अगर टेम्परेचर लो हो जाए, समंदर ही जम जाए, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैसे काम करेंगी? वो भी मटेरियल को अंदर बाहर नहीं आने देंगी। मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड हो जाएगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और उसकी परमेबिलिटी जो है वो अबॉलिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब सेल डिप्राइव हो जाएगा इवन वाइटल बायोकेमिकल जैसे पानी और ग्लूकोज है, तो क्या वो सेल अलाइव रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेल अलाइव नहीं है तो कोई भी लिविंग बीइंग अलाइव नहीं है। तो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने देखा कि थर्मोरेगुलेशन जो है हीट, बॉडी के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रखना। अब अगर ठंड है तो हीट की जरूरत है, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनिमल जिस सोर्स से हीट हासिल करते हैं उनको बेस बनाते हुए हम एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। ये आपने याद रखिएगा कि ये कैटेगरीज जो हैं वो हीट सोर्स के ऊपर बेस करती हैं। ये आपसे अलग पूछा जा सकता है, ऐसा ना हो कि आप एक और कैटेगरी पढ़ेंगे वो लिख दें। तो आपने पहले अच्छे से पढ़ना है क्या पूछा है एमसीक्यू में, क्या पूछा है शॉर्ट में, क्या पूछा है लॉन्ग में। तो आपने हीट सोर्स के हिसाब से जो एनिमल की टाइप्स हैं वो दो हैं, एक्टोथर्म, एक्टो बाहर, थर्म हीट, तो बाहर की गर्मी। तो नाम से ही पता है कि जो एनिमल एक्सटर्नल सोर्स से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट लेते हैं उनको हम एक्टोथर्म कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट में मौजूद जो हीट है उस हीट को ये गेन करते हैं और अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसकी रेस्पिरेशन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, हमने उसमें देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है और हीट बनती है। यही मेटाबॉलिक हीट है जो एनिमल्स यूज करते हैं। लेकिन एक्टोथर्मल एनिमल्स में, लेकिन याद रखिएगा एक्टोथर्मल एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है। मेटाबॉलिज्म अगर लो है तो मेटाबॉलिक हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, जो थोड़ी बहुत होगी वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि एनिमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब वो क्या करते हैं हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट, किस तरह वो गेन करते हैं? या तो वो धूप सेकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन सनलाइट में जो मौजूद होती हैं वो इनकी बॉडी को गर्म करती हैं। या फिर ये कि वो गर्म पत्थर पर बैठ जाएंगे और उस गर्म पत्थर की गर्मी जो है, हीट आपको पता है ज्यादा गर्मी से कम गर्मी की तरफ मूव करती है, तो हॉट से कोल्ड की तरफ। तो बॉडी कोल्ड है और रॉक हॉट है, तो कंडक्शन होगी हीट की फ्रॉम रॉक टू द बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत जब ठंड होती है तो रेडिएशन यूज करते हैं सन की, धूप सेकते हैं या फिर गर्म पत्थर पर बैठते हैं और हीट हासिल करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म करते हैं। ये आपने याद रखना है, सन रेडिएशन और जो यहाँ से रॉक से बॉडी में गई है दैट इज द कंडक्शन। ये भी आपको एमसीक्यूज में ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको
पता होना चाहिए सन से इंफ्रारेड रेडिएशन गर्मी ली है तो ये रेडिएशन हो गई, और अगर किसी वार्म बॉडी को से हीट हासिल की है तो वार्म बॉडी से हीट कंडक्ट होगी कोल्ड बॉडी की तरफ, और वार्म बॉडी जो है वो यहाँ पर इस एग्जांपल में रॉक है, और कोल्ड बॉडी जो है वो एनिमल की बॉडी है। इसी तरह अगर बहुत ठंडा क्लाइमेट है, यानी कि एनवायरमेंट में भी कोई गर्मी नहीं है जिसके गेन से ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें, तो फिर ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, बिलों में अपने या गारों में जाकर सो जाते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म इतना ड्रॉप कर लेते हैं कि जो सिर्फ उनकी लाइफ के लिए जरूरी है, यानी कि उनको जिंदा रख सके। बाकी अपनी तमाम एक्टिविटीज खत्म करके ये सोकर कोल्डेस्ट मंथ को गुजारते हैं, और इस तरह ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेंज, एक टॉलरेबल रेंज है उसमें मेंटेन करते हैं। और एक्टोथर्म एनिमल्स की टॉलरेबल रेंज काफी ज्यादा होती है। इन जनरल जो रेप्टाइल्स हैं वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो अपना बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकते हैं और नॉर्मल रह सकते हैं। अच्छा, अगर ये तो होगी ठंड की बात, अगर बहुत गर्मी है तो डेफिनेटली वो कोई साया ढूंढेंगे, या फिर जमीन अंदर तक ठंडी होती है तो जमीन के अंदर अपनी बिलें बनाएंगे और उसमें रहेंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स में मछलियां हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं। उसके बाद आती है एंडोथर्म, एंडो अंदर, थर्म हीट, अंदर की हीट। अब अंदर की हीट कहाँ से आनी है, अंदर की हीट आनी है मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिक हीट की। यहाँ पर बात करेंगे कि एंडोथर्म जनरेट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक्टोथर्म की टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज बड़ी है, एंडोथर्म की नैरो है, तो ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन अपना बॉडी का टेम्परेचर, उनकी टॉलरेबल रेंज क्या है, 36.2 से 37.1, कितना नैरो है, 1 डिग्री का भी पूरा फर्क नहीं है, उसमें भी 0.9 है, तो ये अपना बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट रखते हैं। और अगर बहुत ठंड है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर सुनना है आपने, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने शिवरिंग थर्मोजेनेसिस डिस्कस की थी, और फिर हमने कहा था नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं तो ये यूज क्या करते हैं, ब्राउन फैट यूज करते हैं, जो कि सबडर्मल फैट मौजूद होती है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर जमी हुई होती है। तो इस फैट की जब कंबशन करते हैं तो या मेटाबोलाइज करते हैं, इस फैट को जब मेटाबोलाइज करते हैं तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट को वो बहुत ठंड में जो है, जब उनकी बॉडी बहुत ठंडी है तो इस हीट को, मेटाबॉलिक हीट को यूज करते हैं और अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। अभी मैं फिर कहूंगी कि पहला लेक्चर नॉन शिवरिंग और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की आपके लिए, अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट जो है उनकी स्किन के नीचे सबडर्मल फैटी लेयर्स होती है, वो फैट जो इनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर है जिसको सबडर्मल फैटी लेयर कहते हैं, वो इनके कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फेदर्स और हेयर्स, ये क्या करते हैं, ये बॉडी की हीट को एनवायरनमेंट में नहीं जाने देते। जब ये बॉडी की हीट को एनवायरनमेंट में कंडक्ट नहीं होने देते तो इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म ने इनको गर्म किया हुआ है, मेटाबॉलिक हीट ने इनको गर्म किया हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बाहर एनवायरनमेंट में कंडक्ट नहीं करते और अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। एग्जाम्पल एंडोथर्म्स की बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब वो कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसोर्स, ठीक है, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन, कि कैसे एनिमल अपनी बॉडी को थर्मोरेगुलेट करते हैं, एक वाइड रेंज में करते हैं या नैरो रेंज में करते हैं। तो इस हिसाब से इनकी दो हैं, पोइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म। एक्टोथर्म जो है वो मोस्टली पोइकिलोथर्म्स ही हैं, और होम्योथर्म जो है वो मोस्टली एंडोथर्म। तो उसको भी जहन में रखते हैं कि एक्टोथर्म को जहन में रखते हुए आप पोइकिलोथर्म कहेंगे, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर नैरो लिमिट में मेंटेन नहीं करते, जैसे हमने अभी देखा कि रेप्टाइल्स जो है वो
इन जनरल, ज्यादा भी है, इन जनरल 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की चेंज जो है वो टॉलरेट करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर, वो जो मैंने आपको टॉलरेबल रेंज 10 डिग्री की बताई है, तो लोअर लेवल पर वो ले जा सकते हैं बहुत ठंड में, और हाईएस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बहुत गर्मी में। तो उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है कंसिडरेबली। 10 डिग्री बहुत ज्यादा है, और जो कि इसके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मैच कर सके और ये एनिमल जो है अपनी लाइफ को इंश्योर कर सके। और पर किलो थर्म को बहुत ज्यादा फूड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने मेटाबॉलिक हीट तो लेनी नहीं है, इन्होंने तो एनवायरनमेंट से लेनी है, और फिर अपने बॉडी का टेम्परेचर एक वाइडर रेंज में जो है वो मेंटेन करना है। तो इनको ज्यादा फूड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने फूड को एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी, टू गेट हीट एनर्जी यूज ही नहीं करना होता। तो ये क्या करते हैं, इसका एडवांटेज है इनके पास, और वो एडवांटेज क्या है कि ये उन एनवायरमेंट्स में भी रहते हैं जहां पर न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, तो इट अलाउज देम, यानी कि पाइकिलोथर्मी अलाउ करती है उनको कि वो न्यूट्रन पुअर एनवायरमेंट में भी रह सकें, लेकिन न्यूट्रन पुअर एनवायरमेंट में होम्योथर्म नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने इंटरनल बॉडी हीट यूज करनी होती है। पाइकिलोथर्म्स को आप जो है वो पैरेलल पढ़िएगा एक्टोथर्म के। तमाम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में वही मछलियां, एम्फीबियन और रेप्टाइल जो है वो पाइकोथर्म से। फिर अब होम्योथर्म को आपने पैरेलल पढ़ना है एंडोथर्म के। ठीक है, तो ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, एनवायरनमेंट में कितनी भी फ्लक्चुएशन हो। ह्यूमन की एग्जांपल बहुत अच्छे से डिस्कस की है हमने पहले लेक्चर में। बार बार मैं कह रही हूँ, पहला लेक्चर अगर नहीं सुना तो उसको गौर से सुने, और अगर सुना है तो उसको दोबारा सुने, क्योंकि ये चीजें आपको वहां पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो ये जो होम्योथर्म है, इनके ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो एज अ थर्मोस्टेट काम करता है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो वो ट्रिगर करेगा हीटिंग रिस्पॉन्स, और अगर बढ़ रहा है तो वो ट्रिगर करेगा कूलिंग रिस्पॉन्स। फिर पहले लेक्चर में हमने स्वेटिंग, वेजो डायलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बहुत डिटेल से पढ़ा था, और हाइपोथैलेमस के अंदर पड़े हुए रिसेप्टर्स किस तरह जो है वो हीट की फ्लक्चुएशन को नोट करते हैं और ऑर्डर्स देते हैं अकॉर्डिंगली। और एग्जाम्पल इसमें मैमल्स और बर्ड्स हैं, और ह्यूमन मेंटेन करते हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर रफली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रफली क्यों कहा है? रफली इसलिए कि मैंने आपको बताया है 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपना जो है वो रेंज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बगैर मेटाबॉलिज्म को या बॉडी की वाइटल रिएक्शंस को अफेक्ट किए हुए। तो बहुत ठंड है तब भी, बहुत गर्मी है तब भी ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द आपके लिए थर्मोरेगुलेशन ह्यूमन पर लेक्चर लेकर हाजिर होंगी। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, भूलिएगा मत, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी जो है वो टच कीजिएगा। आज का लेक्चर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।